हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब अपने पढ़ाई बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे और आने वाले एग्जाम का भी बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। आज हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर 5 केमिस्ट्री का सरफेस केमिस्ट्री, जिसमें हम लोग आज देखेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक, हम लोग लेकर चल रहे हैं अभी क्रैश कोर्स, जिसमें केवल उन्हीं प्रश्नों को देखा जा रहा है जो एग्जाम में बार बार आ चुके हैं या उनके आने की संभावना अधिक है। ठीक, ताकि हमारे कम से कम कंटेंट में क्या हो सके, हमारा एग्जाम की तैयारी अच्छी तरह से हो सके। ठीक, बहुत ही कम समय में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन, जो है सरफेस केमिस्ट्री का लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को लेकर। ठीक, तो देखिए यहां पर है हमारा पहला प्रश्न है, राइट द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एड्सॉर्प्शन एंड केमिकल एड्सॉर्प्शन। ठीक, ये फिजिकल जो एड्सॉर्प्शन होता है वो दो प्रकार का होता है। ठीक, एक फिजिकल और एक केमिकल। तो हमें फिजिकल और केमिकल में एड्सॉर्प्शन के में दोनों में डिफरेंस देखना है। तो अगर बात करें पहले फिजिकल एड्सॉर्प्शन में, तो इट एराइजेस बिकॉज ऑफ वान डेर वाल्स फोर्सेस। ठीक, तो ये जो फिजिकल एब्जॉर्प्शन होता है किसके कारण एराइज होता है, किसके कारण देखने को मिलेगा, तो इसमें वान डेर वाल्स फोर्सेस लगता है। ठीक, जैसे में किसी ऐसे दीवार पर या किसी सतह पर धूलकण पड़ जाता है, ठीक, वो उस पर चिपक जाता है, तो वहां पर हमें वान डेर वाल्स फोर्स देखने को ही मिलता है। और वान डेर वाल्स फोर्स थोड़ा कमजोर होता है, जिसके कारण वो आसानी से रिमूव भी हो जाता है, यानी कि वहां से वो हट जाता है। तो ये तो था पहला इसमें फिजिकल में। अगर बात करें हम केमिकल में फर्स्ट, तो केमिकल में है इट इज काउज्ड बाय या रेज्ड बाय केमिकल बॉन्ड ऑफ फॉर्मेशन। ये किसके कारण होता है, तो ये होता है केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन के कारण। इसमें जो भी एड्सॉर्प्शन होगा तो उसमें जो भी मॉलिक्यूल्स जाकर चिपकेंगे, तो वहां पर क्यों चिपकेंगे, तो वहां पर चिपकेंगे केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होने के कारण। ठीक, तो यही अंतर है। एक अंतर हम लोगों ने देख लिया कि एक था यहाँ पर वान डेर वाल्स बल यहाँ पर लगेगा और वहां पर केमिकल बॉन्ड था। अब अगर सेकेंड पॉइंट का बात करें तो है इट इज नॉट स्पेसिफिक इन नेचर। जो ये क्या बोलते हैं, जो फिजिकल एब्जॉर्प्शन है नेचर में या बोले तो प्रकृति में स्पेसिफिक नहीं होता है, विशिष्ट रूप से नहीं पाया जाता है। लेकिन अगर यही बात करें हम लोग यहाँ पर केमिकल एब्जॉर्प्शन में, तो ये क्या होता है, ये नेचर में स्पेसिफिक होता है। ठीक, अगर इसी तरह से अगर हम थर्ड पॉइंट का बात करें तो है इट इज रिवर्सिबल इन नेचर। तो जो फिजिकल एब्जॉर्प्शन है ये रिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल मतलब कि जिससे जैसे आगे बढ़ा वैसे ही पीछे भी आ सकता है। जैसे में अगर इस सतह पर धूलकण पड़ जाती है तो इसको हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। ठीक, जाकर चिपका और इसको हम लोग आसानी से हटा देते हैं, तो ये क्या होगा, रिवर्सिबल हो गया। ठीक, लेकिन अगर बात करें हम केमिकल क्या बोलते हैं यहाँ पर केमिकल एब्जॉर्प्शन में, तो केमिकल एब्जॉर्प्शन में अगर बात करें तो ये होता है इरिवर्सिबल इन नेचर, यानी कि इसको फिर से पीछे नहीं किया जा सकता है। यानी कि अगर एक बार यहाँ पर जाकर चिपक गया तो उसको हटाना साधारण प्रक्रियाओं द्वारा उसको मुमकिन नहीं होता, उसके फिर से केमिकल रिएक्शन करवाकर ही हटाया जा सकता है। यानी कि ये क्या हो जाता है, केमिकल एब्जॉर्प्शन इरिवर्सिबल होता है, यानी कि फिर से इसको बैक में रिटर्न नहीं करवाया जा सकता है, अगर सिंपली बोले तो। और यहाँ पर अगर फिर से हम अगर देखें फिजिकल में नेक्स्ट पॉइंट, तो ये एंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन इज लो। जो फिजिकल एब्जॉर्प्शन में जो एंथैल्पी होता है वो क्या होता है, लो होता है, जो कि किसके बीच होता है, तो 20 से 40 किलो जूल पर मोल इनवर्स या पर मोल होता है। ठीक, यानी कि देखिए यहाँ पर एक बात हम लोग को ध्यान रखना होगा कि जब भी एब्जॉर्प्शन होता है, यानी कि जब कोई मॉलिक्यूल्स किसी सतह पर जाकर चिपकेगा तो वहां से कुछ मात्रा में ऊर्जा की सतह पर ऊर्जा की कमी होती है, यानी कि वो होता है ऊर्जा मुक्त होता है। तो यानी कि ये एब्जॉर्प्शन कैसा हो जाएगा, एक्सोथर्मिक, यानी कि एक ऐसा रिएक्शन हो जाएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा। एक्सोथर्मिक में कैसा क्या होता है कि जब भी कोई रिएक्शन हुआ तो रिएक्शन होने पर जो प्रोडक्ट के साथ साथ क्या है, हीट भी रिलीज होता है। तो जब भी एब्जॉर्प्शन होता है तो एब्जॉर्प्शन होने पर हीट भी क्या होता है, रिलीज होता है, तो क्या हो गया, एक्सोथर्मिक हो गया। तो जब फिजिकल एब्जॉर्प्शन होता है तो उस समय जो मुक्त रिलीज एनर्जी होता है वो तो कम होता है, जो कि होता है 20 से 40 किलो जूल पर मोल। ठीक, लेकिन यही अगर बात किया जाए केमिकल एब्जॉर्प्शन में, तो ये होता है एंथैल्पी यहाँ पर 80 to 240 किलो जूल पर मोल। ठीक, इस तरह से। तो उसमें फिजिकल में कम रहता है लेकिन केमिकल में ज्यादा रहेगा।
अगर बात करें हम यहाँ पर फिर से नेक्स्ट पॉइंट है फिजिकल में, इट डिक्रीजेज विद इंक्रीजेज ऑफ टेम्परेचर। तो जैसे जैसे तापमान बढ़ाया जाएगा वैसे वैसे फिजिकल एब्जॉर्प्शन क्या होगा, यहाँ पर डिक्रीज किया जाए, क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। देखिए इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर, इंक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर यानी कि टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो फिजिकल एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा, ये घट जाएगा। ठीक, इस बात को ध्यान रखना है। अगर यही बात करिए अगर हमें केमिकल एब्जॉर्प्शन में, इंक्रीजेज विद द इंक्रीजेज ऑफ टेम्परेचर, यानी कि इसमें जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे केमिकल एब्जॉर्प्शन भी क्या होगा, ये भी बढ़ेगा, यानी कि टेम्परेचर के साथ साथ वो भी बढ़ रहा है। ठीक, तो ये तो हम लोगों ने देख लिया, पहला प्रश्न हमारा क्लियर हुआ कि फिजिकल एब्जॉर्प्शन और केमिकल एब्जॉर्प्शन में डिफरेंस क्या है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है नाम में, एक है एडजॉर्प्शन, ठीक, और एक है एब्जॉर्प्शन। ठीक, यहाँ पर इसको हिंदी में बोला जाता है अधिशोषण, इसको अधिशोषण, और इसको बोला जाता है अवशोषण, अवशोषण। ठीक, इस तरह से। तो यहां पर देखिए एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में डिफरेंस क्या है। तो बात करें एडजॉर्प्शन का, तो यहां पर है द सब्सटेंस इज कॉन्सेंट्रेटेड ओनली एट द सरफेस एंड डज नॉट पेनिट्रेट थ्रू द सरफेस टू द बल्क ऑफ द एब्जॉर्बेंट। तो देखिए एब्जॉर्बेंट, यहाँ पर एक और नया शब्द आया, देखिए एब्जॉर्प्शन है, यहाँ पर एब्जॉर्बेंट है। एब्जॉर्बेंट का मतलब यहाँ पर हो जाएगा कि जिस सतह पर मॉलिक्यूल्स चिपक रहे हैं, तो एब्जॉर्प्शन प्रक्रिया हो रहा है। तो एब्जॉर्प्शन प्रक्रिया में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स किसी सतह पर चिपकता है, तो जिस सतह पर चिपकेगा वही क्या कहलाता है, एब्जॉर्बेंट कहलाता है। तो अगर यहाँ पर हम बात करें कि यहाँ पर जो सब्सटेंस का कॉन्सेंट्रेटेड है, यानी कि जो भी मॉलिक्यूल्स जाकर चिपकेगा केवल किस पर जाकर चिपकेगा, सतह पर, यानी कि सरफेस पर। एंड डज नॉट पेनिट्रेट, यानी कि यहाँ पर भेदन कर कर अंदर नहीं जाएगा, कहां, सरफेस के अंदर, टू द बल्क ऑफ द एब्जॉर्बेंट, यानी कि जिस पदार्थ के सतह पर जाकर मॉलिक्यूल्स चिपक रहे हैं केवल सतह पर ही चिपकेंगे, उसके अंदर नहीं जाएंगे, उसके बल्क में नहीं जाएगा। ठीक, तो उसके अंदर कभी भी वो भेद कर अंदर नहीं जाएगा। तो ये किस में होता है, एब्जॉर्प्शन में होता है। ठीक, तो यहाँ पर मान के चलते यहाँ पर कोई सतह है या कोई वस्तु है, तो यहाँ पर जो भी कण यहाँ पर चिपकेगा, इस तरह से हम मान के चलते किस तरह से, ठीक, तो जो भी यहाँ पर चिपकेगा तो इसका केवल और केवल ऊपरी सतह पर चिपकेगा। किस पर चिपकेगा, ऊपरी सतह पर चिपकेगा, ना कि इसके अंदर जाएगा। ठीक, किस में होता है, एब्जॉर्प्शन में होता है, केवल ऊपरी सतह पर चिपकता है। अगर वही बात करें हम एब्जॉर्प्शन में, तो एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि यहाँ पर देख लीजिए, The substance is uniformly distributed through the bulk of the solid, यानी कि जो कुछ भी सॉलिड रहेगा उस सॉलिड के पूरे भाग में, सतह तो होगा ही, और सतह के अंदर भी जितना भी भाग रहेगा वो सारे भाग में क्या होता है, यहाँ पर एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया होती है। ठीक, जैसे में हम लोग यहाँ पर एक कॉमन सा एग्जांपल लेके चले, रुई। अगर आप छोटा सा ऐसे रुई का गोला बनाकर रखिएगा तो वहां पर जैसे हम लोग पानी में उसको डुबोते हैं तो वहां पर क्या होता है कि जो पानी होता है उसके सतह पर तो चारों तरफ फैलता ही है, साथ में उस रुई के गोले के अंदर भी पूरी तरह से पानी फैल जाता है। तो वहां पर जो प्रक्रिया हुआ है वो हुआ है एब्जॉर्प्शन। क्या हुआ है, एब्जॉर्प्शन, यानी कि अवशोषण हुआ है। लेकिन अगर पानी रुई के केवल गोले पर ही रह जाता तब वो क्या कहलाता, वो कहलाता एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन में केवल सतह पर फैलता है, लेकिन एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, सतह के अंदर भी जाकर पूरी तरह से फैल जाता है। ये था पहला डिफरेंस। अगर बात करें सेकंड डिफरेंस का, तो हमारा सेकंड डिफरेंस है इन एब्जॉर्प्शन द कंसंट्रेशन ऑफ द एब्जॉर्बेंट इंक्रीजेस ओनली एट द सरफेस ऑफ द एब्जॉर्बेंट। यहां पर अगर बात किया जाए एब्जॉर्प्शन में, तो यहाँ पर जो एब्जॉर्बेट होता है, एब्जॉर्बेट मतलब जो कण जाकर चिपक रहा है, तो जो चिपकने वाला कण है वो केवल कहां पर उसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, तो केवल सरफेस पर बढ़ेगा एब्जॉर्बेंट के, यानी कि जिस सतह पर चिपक रहा है उस वस्तु के सतह पर ही उसका क्या कंसंट्रेशन बढ़ेगा। लेकिन अगर बात करें यहाँ पर एब्जॉर्प्शन में, तो एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, तो यहाँ पर जो भी पदार्थ अंदर प्रवेश कर रहा है तो वहां पर वो पूरी तरह से पूरे भाग में यूनिफॉर्म थ्रू आउट ऑफ बल्क ऑफ द सॉलिड, यानी कि सॉलिड के पूरे भाग में बराबर रूप से यूनिफॉर्म समान रूप से क्या होगा वहां पर
फैल जाएगा। ये था सेकंड डिफरेंस। अगर बात करें थर्ड डिफरेंस का, तो हमारा थर्ड डिफरेंस है इट इज सरफेस फेनोमेनन। ये क्या है, एक प्रकार का सतह पर होने वाली प्रक्रिया है जिसके कारण इसको हम लोग बोलते हैं सरफेस फेनोमेनन, ठीक। लेकिन ये कौन, एब्जॉर्प्शन, ठीक। लेकिन अगर बात करें हम एब्जॉर्प्शन में, तो एब्जॉर्प्शन में अगर बात करें तो ये हमारा है इट इज अ सरफेस बल्क फेनोमेनन, यानी कि ये ऐसा है कि सरफेस पर तो होता ही है लेकिन उसके अलावा उसके भीतरी भाग में भी यानी कि बल्क में भी होता है। बल्क यहाँ पर इस शब्द का मतलब यहाँ पर आ जाएगा कि सतह के अलावा जितने भी अंदर के भाग है उन सभी में। जैसे अगर हम पेन लेते हैं तो सरफेस का बात करें तो केवल इसके ऊपरी सतह पर, लेकिन बल्क का बात करें तो इसके अंदर भी पूरी भाग में। तो यहाँ पर जो एब्सॉर्प्शन होता है, एब्सॉर्प्शन का होता है सतह के सरफेस के अलावा बल्क में भी होता है, वैसा ये प्रक्रिया है। अगर बात करें नेक्स्ट पॉइंट, तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर फोर्थ में, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज इनिशियली हाई। जो शुरुआत में एब्जॉर्प्शन का रेट होता है यानी कि चिपकने का जो दर रहेगा वो क्या रहेगा, हाई रहेगा, तेज रहेगा। एंड देन डिक्रीजेस स्टिल इक्विलिब्रियम इन अटेंड। और जैसे साम्य अवस्था प्राप्त हो जाएगी, यानी कि एक ऐसा अवस्था कि जितना मात्रा में कोई कण उस सतह पर जाकर चिपक रहा है उतना ही मात्रा में उससे हट भी जा रहा है, तो यही यहाँ पर कहा जाएगा इक्विलिब्रियम स्टेट, ठीक। तो यहाँ पर जैसे इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाएगा तो वहां पर क्या हो जाएगा, एक घटना शुरू हो जाएगा। ये घटना यानी कि यहाँ पर रेट ऑफ जो एब्जॉर्प्शन है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। किस स्टेट में, इक्विलिब्रियम के स्टेट में। लेकिन अगर बात करें यहाँ पर एब्जॉर्प्शन में, तो एब्जॉर्प्शन में हमें देखने को मिलेगा द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन रिमेन्स सेम थ्रू द प्रोसेस, यानी कि जो पूरा प्रोसेस है वो पूरे प्रोसेस में जब तक प्रोसेस होते रहेगा जब तक क्या रहेगा, रेट पूरी तरह से सेम रहेगा। इसमें रेट में यानी कि दर में कोई भी बदलाव नहीं आता है। अगर नेक्स्ट पॉइंट अगर देखें तो एक एग्जांपल देख लेते हैं, वाटर वेपर्स आर एब्जॉर्ब बाय सिलिका जेल। सिलिका जेल के एक प्रकार का पदार्थ होता है, आप लोग देखे होंगे, जैसे आप लोग कभी शूज खरीदते होंगे या कोई मेडिसिन, तो वहां पर एक हमें छोटा सा व्हाइट बैग मिलता है, उसमें छोटे छोटे ऐसे क्रिस्टल टाइप उसमें बहुत सफेद उसमें दाना होता है, ठीक। तो वो जो होता है वही होता है सिलिका जेल, ठीक। ये सिलिका जेल करता क्या है कि जो भी वाटर वेपर होता है उसको अपने ओर आकर्षित करता है, अट्रैक्ट करता है और अपने सरफेस पर वो क्या करता है, अपने सरफेस पर उसको अट्रैक्ट करके चिपका लेता है। तो ये है जो सिलिका जेल द्वारा वाटर वेपर को अपने ऊपर अधिशोषित करने का, ये एब्जॉर्ब करने का जो प्रक्रिया है क्या है, एब्जॉर्प्शन कहलाता है। लेकिन अगर बात करें यहाँ पर पांचवा पॉइंट, तो ये है एग्जांपल में वाटर वेपर्स आर एब्जॉर्ब बाय एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। जो कैल्शियम क्लोराइड होता है उसके द्वारा क्या होता है कि जैसे कैल्शियम क्लोराइड को यहाँ पर डाला जाता है, वाटर वेपर के बीच में लाया जाता है, तो वाटर वेपर पूरी तरह से कैल्शियम क्लोराइड के पूरे भाग में फैल जाता है सतह के अलावा। ये था इसका एग्जांपल। तो यहाँ पर हमारा दूसरा क्वेश्चन भी क्लियर हुआ कि एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में डिफरेंस क्या है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर, व्हाट इज इमल्शन। इमल्शन क्या है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इट्स, या कितने प्रकार का होता है, डिफाइन इच विद एन एग्जांपल। और इसे हमें एग्जांपल के साथ क्या करना है, डिफाइन करना है। तो ये भी इजी से हम लोग देख लेते हैं। देखिए इमल्शन और कोलाइडल सॉल्यूशन। इमल्शन क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, क्लियर है इतना। इन यहाँ पर in which both the dispersed phase and the dispersion medium are liquid। पहले यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले हम लोग ये समझ लेते हैं dispersed phase क्या होता है और dispersion medium क्या होता है। तो सिंपल सा हम लोग यहाँ पर इसका मतलब है कि हम लोग जो सॉल्यूशन तैयार करते हैं तो उसमें दो पार्ट होते हैं, एक होता है क्या, यहाँ पर सॉल्यूट होता है और एक होता है सॉल्वेंट, ठीक। तो यहाँ पर जो सॉल्यूट रहेगा वही रहेगा dispersed phase, यानी कि ये हो गया सॉल्यूट, और ये जो डिस्पर्शन मीडियम है यानी कि जिसमें घोला जाएगा वो क्या कहलाएगा, हमारा सॉल्वेंट कहलाएगा। तो यहाँ पर सिंपल सा अर्थ है डिस्पर्शन मीडियम यानी कि सॉल्वेंट और डिस्पर्स्ड फेस यानी कि सॉल्यूट, क्लियर। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो इमल्शन का एक प्रकार का कोलाइडल सॉल्यूशन है। इसमें होता क्या है कि इसमें दोनों के दोनों सॉल्यूट और सॉल्वेंट यानी कि डिस्पर्स फेस और डिस्पर्शन मीडियम दोनों के दोनों क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं, ठीक। दोनों क्या रहेंगे, लिक्विड रहेंगे। तो वैसे ही कोलाइडल सॉल्यूशन को क्या बोला जाता है, तो इमल्शन बोला जाता है, क्लियर। अब इसका अगर टाइप्स देखा जाए तो दो प्रकार का हो जाते हैं। एक यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा ऑयल इन वाटर इमल्शन, ठीक। और एक हमारा सेकंड है यहाँ पर वाटर इन ऑयल इमल्शन। तो ये तो हम लोग देख लिए
कि एक कितने प्रकार का होता है। अब यहाँ पर इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो यहाँ पर है एन इमल्सन इन विच ऑयल एक्ट्स एज द डिस्पर्स्ड फेस, यानी कि ऐसा इमल्सन जिसमें जो ऑयल है यानी कि जो तेल है वो कैसा व्यवहार करेगा, डिस्पर्स्ड फेस यानी कि सॉल्यूट जैसा। ठीक, सॉल्यूट के रूप में यहाँ पर कौन रहेगा, तो ऑयल रहेगा। और एंड वाटर एज द डिस्पर्सन मीडियम, यानी कि सॉल्वेंट के रूप में कौन रहेगा, वाटर रहेगा। यानी कि अगर किसी वाटर में कोई ऑयल क्या है, घुला हुआ है, उसको मिलाया गया है, मिक्स करके सॉल्यूशन बनाया गया है, तब वहां पर जो भी सॉल्यूशन हमें मिलेगा वही सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, ऑयल इन वाटर इमल्सन या एक्वस इमल्सन। ठीक, इस तरह से ऑयल इन वाटर इमल्सन है। इसके अलावा एक्वस इमल्सन, एक्वस इमल्सन इसलिए एक्वस सॉल्यूशन हम लोग किसे बोलते हैं, वैसा सॉल्यूशन जिसका सॉल्वेंट क्या हो, वाटर हो। ठीक, तो उसी को बोला जाता है एक्वस सॉल्यूशन। तो उसी तरह यहाँ पर इमल्सन है, तो इमल्सन में यहाँ पर सॉल्वेंट कौन है, तो सॉल्वेंट है यहाँ पर वाटर, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, एक्वस इमल्सन भी बोला जाता है। तो सिंपल सा क्लियर है, जब भी वाटर के अंदर ऑयल को मिक्स किया जाएगा, ऑयल हो या यहाँ पर बोले तो फैट, अगर किसी फैट को मिक्स किया जाता है तो तभी हमारा क्या कहलाएगा, ऑयल इन वाटर इमल्सन कहलाएगा। जैसे में मिल्क हो गया, मिल्क में भी क्या होता है कि वहां पर वाटर होता है। अगर प्योर मिल्क भी देखा जाए तो प्योर मिल्क में भी कुछ भाग होते हैं, 50% लगभग अप्रोक्स उसमें वाटर होता है नेचुरल मिल्क में। वो बाद में जो मिल्क मैन मिला देते वो तो बाद की बात है, लेकिन यहाँ पर नेचुरल मिल्क में भी लगभग 60% तक अप्रोक्स क्या होता है, वाटर होता है। उसके बाद बाकी सब न्यूट्रिएंट्स होते हैं और फिर फैट होते हैं। तो मिल्क भी हमारा क्या है, ऑयल इन वाटर इमल्सन है। उसी तरह वैनिशिंग क्रीम है, ये भी क्या है, ये भी हमारा क्या बोलते हैं, ऑयल इन वाटर इमल्सन है। अगर नेक्स्ट टॉपिक का बात करें हमारा नेक्स्ट यहाँ पर, तो वाटर इन ऑयल इमल्सन, तो यहाँ पर उसका उल्टा हो जाएगा। तो देखिए एन इमल्सन इन विच वाटर एक्ट एज द डिस्पर्स्ड फेस, यहाँ पर फेज यहाँ पर छूट गया, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो वाटर यहां पर कैसा काम करेगा, डिस्पर्स फेस यानी कि सॉल्यूट की तरह। अगर एंड वाइल द ऑयल एज द डिस्पर्सन मीडियम, और जो ऑयल रहेगा वो कैसा व्यवहार करेगा, डिस्पर्सन मीडियम जैसा। डिस्पर्सन मीडियम बोले तो सॉल्वेंट जैसा। ठीक, तो अगर ऑयल के अंदर हम क्या करते हैं, पानी को मिक्स करते हैं, ऑयल को ऐसे किस रूप में रखेंगे, तो ऑयल को हम रखेंगे सॉल्वेंट के रूप में, और वाटर को यहाँ पर किस रूप में रखेंगे, तो सॉल्यूट के रूप में रखेंगे। दोनों का मिक्स करेंगे, जो सॉल्यूशन बनेगा ये तो उसको कहेंगे इमल्सन। और कैसा इमल्सन, तो वाटर इन ऑयल इमल्सन। ठीक, या इसको ऑयली इमल्सन भी बोला जाता है, या तो वाटर इन ऑयल इमल्सन या नहीं तो ऑयल इमल्सन। क्लियर है। अगर इसका एग्जांपल देखें तो बटर, बटर में क्या होता है, तो ज्यादातर फैट होता है, यानी कि बोले तो ऑयली वहां पर सब्सटेंस हो जाता है, क्या बोले तो कोल्ड क्रीम। ये सभी के सभी क्या इमल्सन है, और कैसे है, तो ऑयली वाटर इन ऑयल इमल्सन है। तो यहाँ पर हमारा इमल्सन क्लियर हुआ। बढ़ते हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द डिफरेंस बिटवीन लायोफिलिक सोल एंड लायोफोबिक सोल। यहाँ पर सोल का मतलब ही होता है कोलाइड। ठीक, तो यहाँ पर कोलाइड यहाँ पर देखा जाता है दो रूप से। यहाँ पर एक होता है लायोफिलिक और एक लायोफोबिक। यहाँ पर देखिए एक शब्द यहाँ पर है फिलिक और फोबिक। क्या है, एक है फिलिक और एक फोबिक। देखो फिलिक का मतलब होता है अट्रैक्शन, अट्रैक्ट होना, और फोबिक का मतलब होता है डिस्ट्रैक्ट होना या डरना या दूर होना। ठीक, तो यहाँ पर आप नाम से समझिएगा, फिलिक है तो वहां पर क्या होगा, अट्रैक्शन होगा एक दूसरे के प्रति, और फोबिक में क्या होगा, डिस्ट्रैक्शन होगा, एक दूसरे के क्या होंगे, दूर जाएंगे। तो देखिए, तो एक है लायोफिलिक, तो यहाँ पर क्या होगा, जो भी यहाँ पर सोल बनाया गया है, तो सोल में जो भी सॉल्वेंट और सोल्यूट रहेगा उनके बीच में क्या होगा, फिलिक होगा, यानी कि उनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। और जो लायोफोबिक है, तो लायोफोबिक सोल वैसे सोल होते हैं या वैसा कोलाइड होता है जिनके कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स के बीच में डिस्ट्रैक्शन होता है। ठीक, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, डिस्ट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को रिपल्स करते हैं, यानी कि एक दूसरे को दूर ढकेलते हैं। तो वैसे कोलाइड को क्या बोला जाता है, लायोफोबिक सोल। तो यहाँ पर इसका एक तरह से शॉर्ट डेफिनेशन हम लोगों ने जान लिया है कि लायोफिलिक सोल में इसके जो कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स रहेंगे एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और लायोफोबिक सोल में एक दूसरे को डिस्ट्रैक्ट करेंगे, रिपल्स करेंगे। क्लियर है। अब यहाँ पर हम लोग मेन जो क्वेश्चन है डिफरेंस देखना है तो वो देखते हैं। तो पहले बात करते हैं लायोफिलिक सोल में। तो लायोफिलिक सोल में देखें तो ईच डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स इज अ सिंगल मॉलिक्यूल्स मैक्रोमोलिक्यूल्स एंड। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो भी यहाँ पर डिस्पर्स पार्टिकल्स होता है, यानी कि जो मुख्य रूप से यहाँ पर या बोले तो सोल्यूट के रूप में जो रहेगा,
तो क्या रहेगा, सिंगल मॉलिक्यूल्स के रूप में रहेगा या और माइक्रो मॉलिक्यूल्स, यानी कि छोटा रहेगा और क्या रहेगा, सिंगल रहेगा। लेकिन यही अगर बात करें किसमें हम लायोफोबिक में, तो लायोफोबिक में इच डिस्पर्स पार्टिकल्स is an aggregate of atoms and molecules। या यहाँ पर क्या होता है, तो या तो यहाँ पर रहेंगे यहाँ पर एटम्स के समूह के रूप में, या तो बोले तो मॉलिक्यूल्स के गुच्छों के रूप में या समूह के रूप में, किसमें, तो लायोफोबिक सोल में। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है सेकेंड अगर पॉइंट का बात करें तो दे हैव हाई एफिनिटी फॉर सॉल्वेंट। यहाँ पर क्या होता है कि सॉल्वेंट जो होता है, मतलब जो डिस्पर्स्ड, यहाँ पर डिस्पर्स पार्टिकल्स बोले तो सॉल्यूट, तो जो सॉल्यूट है उसको किसी ना किसी सॉल्वेंट में घोला गया तभी हमें सॉल्यूशन मिलेगा। तो यहाँ पर जो भी पार्टिकल्स रहेगा सॉल्यूट का, उसको क्या होता है कि सॉल्वेंट के प्रति क्या होता है, एफिनिटी होता है। एफिनिटी का मतलब यहाँ पर सिंपल सा अर्थ है लगाव होना। तो क्या होगा, सॉल्वेंट से आकर्षित होगा, उससे एफिनिटी उससे जुड़ा हुआ है। और ये जो एफिनिटी होता है क्या होता है, हाई होता है, ठीक, बहुत ही ज्यादा होता है। किसमें, लायोफिलिक में। लायोफिलिक का अर्थ यह है फिलिक का कि क्या होना, अट्रैक्ट होना। तो अट्रैक्ट होगा तो उसका लगाव भी क्या हो जाएगा, एफिनिटी भी क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। लेकिन वही लायोफोबिक में बात करें तो लायोफोबिक में तो डिस्ट्रैक्ट करता है, एक दूसरे को रिपल्स करता है। तो यहाँ पर जो एफिनिटी देखने को मिलता है सॉल्वेंट के प्रति, वो क्या होता है, वेरी लिटिल, यानी कि बहुत कम होता है। अगर नेक्स्ट पॉइंट का बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है दे आर जनरली कलरलेस। ये सामान्य रूप से जो लायोफिलिक होते हैं क्या होता है, कलरलेस होते हैं, इसमें किसी भी प्रकार का रंग नहीं पाया जाता सामान्य रूप से। लेकिन अगर यहीं पर लायोफोबिक सोल में देखा जाए तो दे आर जनरली कलरफुल, के रंगीन होते हैं, अलग अलग रंग में पाया जाता है। कौन, लायोफोबिक सोल। अगर नेक्स्ट टॉपिक में अगर देखें नेक्स्ट पॉइंट, तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है दे आर मच विस्कस एंड कंपेयर टू द सॉल्वेंट। ये जो अगर सॉल्वेंट से अगर तुलना किया जाए तो सॉल्वेंट के तुलना में क्या होता है कि बहुत ही ज्यादा विस्कस होता है। विस्कस करने का मतलब इसमें तरलता का गुण बहुत ही कम पाया जाता है, इसमें बहुत ही एक जगह से दूसरे जगह पर बहकर, यानी कि जो बहाव का गुण पाया जाता है वो फ्लो करने का वो बहुत ही कम होता है। किसके तुलना में, तो सॉल्वेंट के तुलना में। और वही बात अगर करें लायोफोबिक में, तो लायोफोबिक में यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा विस्कोसिटी ऑफ सोल इज ऑलमोस्ट सेम एज ऑफ द सॉल्वेंट, यानी कि जितना विस्कोसिटी सॉल्वेंट का रहेगा सेम उतना ही किसका रहेगा, तो यहाँ पर पूरे सोल का रहेगा। ये जो लायोफोबिक सोल है उसका दोनों सोल हो, यानी कि सॉल्यूशन बनने के बाद हो या केवल सॉल्वेंट का, दोनों का यहाँ पे विस्कोसिटी क्या रहेगा, सेम रहेगा। लेकिन लायोफिलिक में हम लोगों ने क्या देखा था, तो वहां पर क्या था, तो यहाँ पर था हमारा, यहाँ पर क्या बोलते हैं, कंपेयर टू वेरी मच विस्कस, यानी कि ज्यादा था। अगर लास्ट पॉइंट का अगर बात करें, द सरफेस टेंशन ऑफ देज कोलाइड इज जनरली लेस देन दैट ऑफ द डिस्पर्सन मीडियम। तो डिस्पर्सन मीडियम यानी कि वही सॉल्वेंट, तो यहाँ पर जो सरफेस टेंशन है, जो कोलाइड बन गया है, सॉल्यूशन बन गया है, तो उसका अगर सरफेस टेंशन देखा जाए तो सरफेस टेंशन जनरली लेस होता है, यानी कि कम होता है। किसके तुलना में, तो जो सॉल्वेंट है उसके तुलना में। अगर बात करें यही लायोफोबिक में, तो लायोफोबिक में क्या हो जाता है, तो जो सरफेस टेंशन रहेगा उस कोलाइड के या सॉल्यूशन का, तो ऑलमोस्ट सेम, यानी कि एकदम पूरी तरह से लगभग समान होता है। किसके, डिस्पर्सन मीडियम यानी कि सॉल्वेंट के बराबर होता है। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का लॉन्ग आंसर टाइप में, जो कि क्लियर हुआ। और अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक। तो अभी तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप शेयर कर सकते हैं, हम जरूर से जरूर उसका समाधान करने का कोशिश करेंगे।